हेलो बच्चों। हम इसमें आपके फिजिक्स का पोर्शन लेके आए हैं। ठीक है। और इसमें क्या हम देखने वाले हैं कि जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को हम प्रॉपर वे में और अच्छे तरीके से सीखें। ठीक है। और इसके लिए आपको थोड़ा टाइम और पेशेंस रखना होगा। ठीक है। मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, जिससे कि हम क्वेश्चंस को अच्छे से अच्छे तरीके से समझ सकें और अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसे लिख सकें। ठीक है। तो चलिए, बोर्ड स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा और ये हमारा है 8 नंबर का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आप रीड करिए। देखिए क्या लिखा गया है। बोल रहा है कि इफ़ अ पर्सन हैज़ 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ओम, देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाई कनेक्टिंग देम इज। बोल रहा है कि 5 रेजिस्टेंस है और उन पांचों रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से जोड़ें कि उनका इक्विवेलेंट जो है वो मैक्सिमम आए। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हमें रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि R1, R2, R3, इस तरीके के ढेर सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। अगर इनको जोड़ना है, ठीक है, तो हमें पता है कि हम इनको दो तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो सीरीज में जोड़ सकते हैं या तो पैरेलल जोड़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कभी मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात कर दे, अगर कभी मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं। ठीक है। अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हमसे बोल दे कि मिनिमम रेजिस्टेंस यानी कि आर इक्विवेलेंट जो है वो मिनिमम हो, ठीक है, यानी कि मिनिमम रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, तो अगर आर मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, आर मिनिमम हमसे पूछे तो हम यहाँ पे पैरेलली कंबाइन करते हैं। ठीक है। कैसे कंबाइन करते हैं? पैरेलली कंबाइन करते हैं। चलिए, अब हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो देखिए, हमको दिया गया है कि जो R1 है, R2 है, R3 है, R4, R5, ये 5 रेजिस्टेंस है और सभी रेजिस्टेंस 1/5 ओम के हैं। ठीक है। अब इनको लाना है, मतलब इनका मैक्सिमम रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम बोलेंगे कि आर मैक्स अगर कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इनको हम सीरीज में कंबाइन कर दें। ठीक है। और हमें ये पता है कि सीरीज में जब कंबाइन करते हैं तो हम लिखते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5, ये लिखते हैं। आप सबको ध्यान है? बिल्कुल। तो देखिए, अब हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 के प्लेस पे 1/5, देखिए, प्लस R2 के प्लेस पे भी 1/5, R3 के प्लेस पे भी 1/5, R4 के प्लेस पे 1/5 और R5 के प्लेस पे भी 1/5 ही करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें कि इनको ऐड करने की, तो 1/5, 1/5, 2/5 हो गया, फिर जोड़ेंगे तो 1, 3/5, फिर 1, 4/5, फिर लास्ट में एक और जोड़ेंगे तो 5/5। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 5/5। जब इनको कट करेंगे तो ये आएगा 1/1। तो हम देख रहे हैं कि जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है वो 1 ओम आ रहा है। ठीक है। और यही हमारा मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है। इसमें देखिए ए ऑप्शन दिया गया है 1 ओम। हाँ बिल्कुल, यही हमारा आंसर आया, मतलब मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम ही आएगा। ठीक है। और करके जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं। बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इन डूइंग सो, इफ अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट रिमेन अनचेंज्ड, द हीटिंग इफेक्ट इन द रजिस्टर विल बी।
बोल रहा है कि हीट कितना हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस को हम आधा कर देते हैं, और बोल रहा है कि बाकी सभी पैरामीटर हम फिक्स रखते हैं। ठीक है, बाकी सभी पैरामीटर को चेंज नहीं करते हैं, तो हीट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर रेजिस्टेंस को आधा कर दें। ठीक है, चलिए आप समझिएगा। यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट या हम लिख सकते थे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इन्होंने ये बोला था कि H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये होता है। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे हम मान लेते हैं इनिशियली, ठीक है, और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फाइनली। अब इनिशियली हम मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1 और R1 की वैल्यू R, हम ऐसा मान लेते हैं कि शुरुआत में रेजिस्टेंस कितना है R, लेकिन बोल रहा है कि बाद में हम रेजिस्टेंस को आधा कर देते हैं, मतलब जो R2 की वैल्यू है वो R1 का हाफ है और R1 की वैल्यू R है, इसलिए R/2 हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि बाकी पैरामीटर की बात करें, जैसे अगर हम I1 की बात करें तो ये बोल रहा है I है, लेकिन अगर I2 की बात करें तो भी ये बोल रहा है कि I है, क्योंकि बाकी सभी पैरामीटर कांस्टेंट है। ठीक है, उसी तरीके से अगर T1 की बात करें तो T है, उसी प्रकार से T2 की बात करें तो ये भी T के बराबर है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि R तो उसने चेंज किया है, लेकिन करंट और टाइम चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हीट है वो H1 है, तो H1 की वैल्यू आ जाएगी I1 स्क्वायर R1 इंटू T1। ठीक है, तो H1 इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू I दे रखी है, तो I का स्क्वायर, R1 की वैल्यू R है तो R, T1 की वैल्यू T है तो ये T, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं R2 के पास। अब यहाँ पे ये H2 हमने हीट मान लिया है। ठीक है, तो H2 की वैल्यू आएगी I2 का स्क्वायर इंटू R2 इंटू T2, ये आएगी। अब यहाँ पे I2 के प्लेस पे हम क्या रखेंगे I, तो I का स्क्वायर, R2 के प्लेस पे R/2, तो ये रखेंगे R/2 इंटू T2 के प्लेस पे T, तो इसे हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R इंटू T/2, हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसे हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे H2/H1 ये लिखेंगे, इज इक्वल्स टू आ जाएगा H2 की वैल्यू देखिए दिया गया है I स्क्वायर R इंटू T/2 अपॉन में H1 की वैल्यू है I स्क्वायर R इंटू टी, तो I स्क्वायर R इंटू टी इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसको अपन ये अपॉन ये लिख सकते हैं। अब नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई होता है और बीच का बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो इसके हिसाब से अब 1 से, जैसे ये I स्क्वायर R इंटू टी है, इसमें अपन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में ये आएगा 2 इंटू I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, तो ये देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, बचा 1/2। ठीक है, अब आगे समझिए, यहाँ पे H2/H1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2, और हमसे पूछा था कि हीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब हमसे पूछ रहा है H2 की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से हम H2 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा H2/2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर सॉरी यहाँ पे H1/2,
इसका मतलब ये है कि अगर हम रजिस्टेंस को आधा कर दें तो हीट भी आधा ही मिलेगा। बात समझ में आ गई? हमें नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं कि 9th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोर्ड स्क्रीन पे देखिए, दिया गया है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हमें क्या पता चलता है, वो चीज़ है। ऑप्शन की बात करें तो एक बार ऑप्शन अपन रीड कर लेते हैं, इसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। ठीक है, दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, इससे हमें इंड्यूस्ड करंट के मैग्नीट्यूड का पता चलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का पता चलता है। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि बोथ डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है। तो देखिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हमें क्या पता चलता है, चलिए इस चीज़ को हम डिस्कस कर लें। ये हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और हमको इसमें बताना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल हमें ये बताना है कि इसके राइट हैंड रूल से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए हम आपको पहले ही समझा दे रहे हैं कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का पता चलता है। मतलब इसमें हम ऑप्शन सी की बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। लेकिन देखते कैसे हैं, चलिए इस चीज़ को अपन देख लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम इन्हीं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल की बात कर रहा है, तो हम इन फिंगर्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और ये थंब, ये तीनों है। आप ध्यान से समझिएगा। जैसे हम क्या करते हैं ना, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इसको हम रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, और थंब को हम रख देते हैं जिधर कंडक्टर मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ये मिडल फिंगर है ये बताएगा करंट की डायरेक्शन। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो अब समझिएगा। मान लेते हैं कि करंट अंदर की तरफ है, जो करंट सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है उसको हम रखेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, फिर ऐसा मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एक मिनट, हम ऐसा मान लेते हैं कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेकिन जो हमारा कंडक्टर है ना वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब कंडक्टर कैसे मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं और ये कंडक्टिंग रॉड जो है या कंडक्टिंग वायर जो है वो ऊपर की तरफ अगर मूव कर रहा है तो ये बताएगा करंट की डायरेक्शन को। तो मिडल फिंगर बताएगा करंट की डायरेक्शन को। तो खुद देख लीजिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थंब यानी कि जो कंडक्टिंग रॉड है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होगा। ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, और एक यहाँ पे जो कंडक्टिंग रॉड है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, यही फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। ठीक है, इसमें चलिए लिख देते हैं अपन कि जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर क्या बताती है, मतलब किधर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, अब हम मिडल फिंगर की बात कर दें, मिडल फिंगर की बात करें तो जो मिडल फिंगर है उस जो मिडल फिंगर है ये बताएगा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, या हम इसको बोलेंगे कि ये है डायरेक्शन ऑफ
इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बात समझ में आ रही है। और जो थंब है, थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मूविंग कंडक्टिंग रॉड, मूविंग कंडक्टिंग रॉड, ठीक है, वो ये बताएगा। मूविंग कंडक्टिंग रॉड या मूविंग कंडक्टर हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं 21 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है अपने को, बोल रहा है कि अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इंटरफेसेस कैन बी ड्रॉन अबाउट द फॉलोइंग when an object is placed at a distance of 10 centimeter from the pole of a concave mirror of focal length 15 centimeter। देखिए ये तो जो भी दिया गया है, बट सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन यानी कि जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा वो क्या है कि when an object is placed at a distance of 10 centimeter, ये 21 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, ठीक है, कहाँ से, पोल से, और जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए समझिए, बात कर रहा है कॉनकेव मिरर के। तो सबसे पहले हम फोटो बनाते हैं कॉनकेव मिरर की। तो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो फोकल लेंथ दे रखी है, यानी कि जो फोकल लेंथ दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ये फोकस है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो ऑब्जेक्ट कहीं बीच में ही होगा ना, हाँ ऑब्जेक्ट कहीं बीच में ही होगा। ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी। देखिए ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है, जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए u की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अब पॉजिटिव की निगेटिव, तो हमें पता है कि पोल के अगर लेफ्ट साइड अपन होते हैं तो वैल्यू निगेटिव होती है, ठीक है। यहीं पे f यानी फोकल लेंथ की बात कर रहा है, तो ये दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी तो माइनस में होगा क्योंकि पोल की इस साइड है। v की बात कर रहा है कि v कैसा होगा, फिर बात कर रहा है उसके साइज़ के बारे में कि साइज़ क्या होगा, और फिर बात कर रहा है नेचर के बारे में कि नेचर कैसा होगा, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला लगाएं। तो मिरर का फॉर्मूला हमें पता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये हमारा होता है। तो देखिए हमें कैलकुलेट करना है v, तो हम रखते हैं जैसे 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, इसको इस साइड लेते जाए तो 1/u, ये हो गया। 1/v इज इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम ले लें तो uf या fu ये आएगा, ठीक है। f से डिवाइड करेंगे f कैंसिल होगा, तो u का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो u आएगा, माइनस u का डिवाइड करेंगे u में तो f, और f का 1 में कर देंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो जब पलटेंगे तो v आ जाएगा, और v इक्वल्स टू uf/u माइनस f ये आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए u की जो वैल्यू है वो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10 सेंटीमीटर, तो ये आएगा -10, ठीक है। f की वैल्यू है -15, तो अपन रखेंगे -15 अपॉन u की वैल्यू है -10, तो रखेंगे -10, फिर माइनस f की वैल्यू दे रखी है -15, तो -15 ये पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है, तो आगे आ गया प्लस। अब
10×15 अपॉन ये -10 माइनस माइनस प्लस 15, तो ये हमारा आ जाएगा 10×15 अपॉन, अब इसमें से ये घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 टाइम, तो 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो v की वैल्यू आ रही है वो +30 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो पोल के इस साइड बन रही है, ठीक है। अगर हम बात करें पोजीशन की, जैसा कि हमसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये है पोजीशन ऑफ इमेज। तो हम बोलेंगे कि जो इमेज है वो पोल से 30 सेंटीमीटर राइट बनेगी, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। और देखिए इमेज, जब भी इमेज फॉर्मेशन हमको पता है कि अगर इमेज इस साइड बनती है तो हमेशा इरेक्ट बनेगी, ठीक है, हमेशा इरेक्ट बनेगी। और ये बोल रहा है कि कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहा था, तो इमेज फॉर्मेशन लगे हाथ सीख लें, बिल्कुल सीख लें। तो जैसे एक हम पैरेलल डालते हैं तो ये कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। ये हमको पता है कि अगर कोई रेज जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आगे अपन बढ़ा दें। फिर एक हम डालेंगे पोल पे, तो पोल पे हमें पता है कि जितने एंगल पर आती है उतने ही एंगल पर ये जाती है, तो इसे भी हम थोड़ा पीछे कर दें, ठीक है। तो ये हमारा इमेज फॉर्म हो गया। तो जैसा बोला था लास्ट वाला हमसे कि ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर इंटरफेसेस, तो ये मिल गया, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, v की वैल्यू मिल गई। साइज़ की बात करें तो देखो हमें पता है कि m = होता है HI/HO, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि हाइट ऑफ इमेज HO है -V/U ये होता है, ठीक है, HI/HO। अब हमें इसकी ज़रूरत तो है नहीं, -V की वैल्यू कितनी है 30, तो हम रख देंगे +30, ठीक है। ये u के वैल्यू की बात करें तो u की वैल्यू कितनी है -10, तो यहाँ पर रख देंगे -10, माइनस से माइनस गया, 0 से 0, ये आ गया 3। इसका मतलब यहाँ से आ रहा है कि HI/HO जो है उसकी वैल्यू 3 है, यानी HI की वैल्यू जो है इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3HO आ जाएगा। यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 3 टाइम होगा। बात कुछ समझ में आ रही है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें बात किया था साइज़ की, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, यानी ऑब्जेक्ट की साइज़ होगी, उससे 3 टाइम साइज़ होगी इमेज की, ठीक है। नेचर की बात कर रहा है, आप खुद बताइए यहाँ पे ये कैसा है, तो हम बोलेंगे ये इरेक्ट है। इमेज कैसा है, इरेक्ट है, इमेज इरेक्ट है। और वर्चुअल है कि रियल है, तो देखिए जब भी मिरर के बिहाइंड बनेगा तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत किए होंगे, बट हाँ एक बार फिर से अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलिए एक बेहतर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये 22 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू अ मीडियम y इज़ 2/3, ठीक है। बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है हमें। बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x का y के रिस्पेक्ट में 2/3 ये दिया गया है।
आप सबको ये पता है कि अगर ये दे दिया हो N12 तो इसका मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करें कि N12 इज इक्वल्स टू, ये होता है N1/N2। इसको पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये होता है, ध्यान से समझिएगा, जिसका कैलकुलेट करना है या जिसका गिवन है, और ये है जिसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये दिया गया है। तो हम बोलेंगे N12 जो है वो N1/N2 के बराबर होता है। पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम X विद रिस्पेक्ट टू अ मीडियम Y इज 2/3, ठीक है, ये चीज़ है। आगे, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y, बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Y का आगे दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम Z, विद रिस्पेक्ट टू Z इज इक्वल्स टू 4/3, ये गिवन है, ठीक है। आगे समझिए, हमसे बोल रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू मीडियम X। यानी हमसे पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू X क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम X इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये बोल रहा है कि जो X मीडियम है, X मीडियम में जो लाइट की स्पीड है यानी C, वो दिया गया है 3 × 10 की, V की बात करें, V ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें ये पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड केवल और केवल वैक्यूम या एयर में होता है, ठीक है। यानी कि जो ये X है ये एयर है, क्या है, ये मीडियम कौन सा है, एयर, और यहाँ V नहीं लिख सकते अपन, क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Y। बोल रहा है कि लाइट की स्पीड बताइए, यानी V बताइए कौन से मीडियम में, Y में, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए ध्यान से एक एक चीज़ों को अपन करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे कि ये आखिर इसको और क्या लिख सकते हैं अपन। तो देखिए इसको लिख सकते हैं Nxy को हम लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिखा था कि अगर N12 हो तो इसे हम लिखेंगे N1/N2, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो नीचे आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि Nx/Ny बराबर 2/3, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे हम ये लिख सकते हैं कि N12 को हम लिख सकते हैं N1/N2, तो N1/N2 को ये भी तो लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमें N1/N2 गिवन हो तो हम इसे N12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे N, अगर हम बात करें XY दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं Nx/Ny, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर Nx/Ny दिया हो तो इसे हम Nxy भी तो लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया। चलो अब आप देखो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Ny/Nz इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, ये दिया गया है। हमसे Nzx पूछ रहा है, चलिए इन दोनों को आपस में ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसे सेकंड बोल देते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट में सेकंड का मल्टीप्लाई कर दो आप। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो Nx/Ny इंटू ये आ जाएगा Ny/Nz, Ny/Nz इज इक्वल्स टू, अब देखो ये 2/3 इंटू 4/3, तो ये लिखेंगे 4/3।
तो देखो एन वाई से एन वाई कैंसिल हो गया, ये एन एक्स अपॉन एन जेड ये आ गया, बराबर 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, यानी कि 8/9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है एन जेड एक्स। ठीक है, हमसे पूछा है एन जेड एक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं एन जेड अपॉन एन एक्स, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब एन जेड अपॉन एन एक्स रहेगा तभी तो हम ये लिख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे एन एक्स अपॉन एन जेड दिया है। ठीक है, दोनों को हम पलट कर दें, दोनों को क्या कर दें, पलट दें। तो जब इन दोनों को पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो यानी कि अगर हम इन दोनों को रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने पर, जब हम रिवर्स करेंगे इनको तो ये क्या आ जाएंगे, एन जेड अपॉन एन एक्स इज इक्वल्स टू 9/8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, अब लिख सकते हो ना आप एन जेड एक्स, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको एन जेड एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 9/8, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे आ जाइए, देखिए हमसे स्पीड पूछा है, ये पूछा है कि जो वाई मीडियम है, वाई में स्पीड कितनी होगी। ठीक है, चलिए हम यहीं पे ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं, अब ये देखो आप एन एक्स अपॉन एन वाई बराबर ये दिया कितना है, एन एक्स अपॉन एन वाई, ये दिया है 2/3। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि n इज इक्वल्स टू होता है c अपॉन v। ठीक है, और ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में है क्या कि दो मीडियम गिवन हो। ठीक है, ये एयर हो और ये कोई मीडियम हो, तो जब ये दोनों चीज़ें दी हों, एक एयर हो एक मीडियम हो, तो हम ये लिखते हैं। यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है जो गिवन नहीं है, या गिवन होगा तो हम बताएंगे स्पीड किसकी, लाइट की। ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे थोड़ा समझिएगा आप कि अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो एयर है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 है। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये दिया है, अगर नहीं दिया होता तो हम नहीं लिखते, लेकिन गिवन है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम समझें ये एक्चुअल में ये क्या दिया गया है। अब थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये दिया गया 1 अपॉन एन वाई इज इक्वल्स टू 2/3, ये दिया गया है। ठीक है, इसको हम पलट दें, तो इसको जब पलटेंगे तो एन वाई इज इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा, क्योंकि जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान से समझिएगा इसको। जो ये एक्चुअल में दिया गया है एन वाई, तो ये दिया क्या गया है, जब आगे कुछ ना हो तो आप ये समझेंगे कि ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका है, मीडियम का। और इसे आप लिख सकते हैं कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब एन वाई को आप लिख सकते हैं एन वाई एक्स। ठीक है, और ये एक्स क्या है, एयर है, इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब समझिएगा किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर c अपॉन v होता है। यानी कि अगर बात करें एन वाई की, तो एन वाई बराबर c अपॉन v होगा। लेकिन हमसे यही तो पूछा है ना कि अगर ये मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता हो तो हमें बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ भेजिए और इसको यहाँ भेज दीजिए, तो v इज इक्वल्स टू c अपॉन एन वाई आ जाएगा। ठीक है,
इसको आपने यहाँ भेजा और इसको यहाँ भेजा तो ये आ गया। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ अपॉन में। अब ny की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ पर रखिए 3/2, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा ना, आपको ध्यान आ रहा है, 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ अपॉन 1, तो ये नीचे कितना है 3/2 है, तो बीच का बीच में और नीचे का ऊपर, तो इसे हम भेज देते हैं इंटू 2 करके। 3 से 3 गया तो यहाँ पे v बराबर आ गया 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। बात समझ में आई। तो जो मीडियम था, कौन सा मीडियम, nxy, यानी कि nxy यानी कि ny, सॉरी ये बोल रहा है कि जो y मीडियम है, y मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे तो आप 1-2 बार फिर से कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो ये मैक्सिमम मार्क्स में होंगे और इतने टफ नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पहले से क्वेश्चन किए होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन एग्जाम टाइम में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या दिया गया है 29 नंबर में कि ड्रॉ अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग of a battery of 3 cells of 2 volt each, a combination of 3 resistor of 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm connected in parallel, a plug key and an ammeter all connected in series. Use this circuit to find the value of the following. फर्स्ट बोल रहा है हमसे कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर, सेकेंड बोल रहा है टोटल करंट इन द सर्किट, और थर्ड बोल रहा है कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिएगा क्या बोल रहा है कि तीनों को पैरेलली कंबाइन करते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर है 29। बोल रहा है कि 3 रेजिस्टेंस हैं R1, एक है आपका ये दिया है 10 ओम का, तो ये है 10 ओम का, एक और रेजिस्टेंस है दूसरा, ये है हमारा 20 ओम का, और एक तीसरा रेजिस्टेंस है R3, ये हमारा 30 ओम का। ठीक है, ये दिया गया है और बोल रहा है कि 3 सेल हैं और तीनों 2-2 वोल्ट के हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम डायग्राम बना लें। तो इसमें 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, एक रेजिस्टेंस एक ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, और तीसरा रजिस्टर आपका ये रहा। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये बनाए गए हैं। अब देखिए इनको 3 बैटरी से जोड़ा गया है, एक बैटरी ये है, दूसरी बैटरी ये है, और तीसरी बैटरी ये है। ठीक है, और बोल रहा है कि इसमें से इस बैटरी, ये बैटरी 2 वोल्ट की है, ये बैटरी भी 2 वोल्ट की है, ये बैटरी 2 वोल्ट की है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये 10 ओम, 20 ओम और ये 30 ओम का है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगर तीनों बैटरीज को अपन कंबाइन करें तो ये जो ओवरऑल बैटरी बनेगी वो 6 वोल्ट की बनेगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और हमसे इसमें पूछ रहा है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब यहाँ से कितना करंट, यहाँ से कितना और यहाँ से कितना। लेकिन एक बात हमको पता है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सभी रेजिस्टेंस को सेम मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होगा, तो बोला जाएगा 6 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ का भी 6 वोल्ट और यहाँ का भी 6 वोल्ट ही होगा। ठीक है, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि जो यहाँ से करंट फ्लो हुआ है वो I
और यही 3 पार्ट में बटा है I1, और यहाँ से I2, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I3 जा रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमसे पूछा है कि हर रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम बात करें, हमने माना है कि यहाँ से, तो देखिए I इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ऐसा हमें पता है कि I इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है। तो अगर यहाँ का देखिए रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों दे दिया गया है, यानी पोटेंशियल इसका दे दिया गया है, तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं I1 इक्वल्स टू वी, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, तो V अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस 10 ओम ये है, तो 2×6 और 2×5 10, यानी कि 3/5 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो होने वाला है वो 3/5 एम्पियर, या इसे लिख सकते हैं 0.6 एम्पियर। ठीक है, इतना करंट फ्लो हो रहा है। उसी तरीके से अगर I2 की बात की जाए तो I2 इज इक्वल्स टू, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 6 अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 20, यह आएगा। तो 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20, ऐसा कुछ होगा। तो ये आ गया 3/10, यानी कि ये आ गया 0.3 एम्पियर के बराबर। मतलब कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो 0.3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये है I3 इज इक्वल्स टू, यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो 30 है, तो ये आ गया 30। देखिए 6×5 = 30, तो 1/5 आया। अब जब इससे डिवाइड करेंगे 1 में तो ये 0.2 टाइम जाएगा। ठीक है, तो इतना एम्पियर, यानी कि यहाँ से फ्लो होने वाला करंट हमको मिल गया। ठीक है। सेकंड हमसे पूछ रहा है कि टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट कितना फ्लो होगा। तो देखिए जो I1 I2 I3 है जो करंट, यही टोटल करंट के बराबर है। ठीक है, यानी कि हम बोल देंगे कि जो टोटल करंट यानी कि यहाँ पे जो I की वैल्यू है, चलिए अपन बात करते हैं इसी में, एक और करके है, थोड़ा उसे अपन देख लेते हैं। देखिए 29 नंबर के क्वेश्चन में ही और करके है, उसे अपन समझते हैं और क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल इन टर्न टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। Calculate the ratio of the power consumed in the combination of resistors in each case। ठीक है, पावर का रेशियो हमसे पूछ रहा है। बोल रहा है कि 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक है R1, ये 15 ओम है, दिया गया है। सॉरी, ये जो 12 ओम दिया था ना क्वेश्चन पे, वो 15 एक्चुअल में है। ठीक है, उसे ध्यान रखिएगा। तो आगे भी R2 की बात करें, ये भी दिया गया है 15 ओम। तो बेटा जो इसमें 12 दिया है ना, लिखा गया है क्वेश्चन में, वो 12 नहीं 15 आप कर लेना। ठीक है, आगे बोल रहा है कि दोनों को हम क्या कर रहे हैं कि एक बार पैरेलली और एक बार सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको सीरीज में कंबाइन करें और इनको कंबाइन कर रहे हैं हम 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, मतलब बैटरी का पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट। तो हम बात कर रहे हैं कि एक बार जब इसे हम सीरीज़ में कंबाइन कर रहे हैं, तो जब हम सीरीज़ में कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 15 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 15 ओम का रेजिस्टेंस है। बोल रहा है कि पावर, तो देखो पावर इज इक्वल्स टू होता है V²/R या होता है I²R, ये पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि हमें देखो, हमें पूछा है कि ये ओवरऑल कितना पावर कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो करंट से अपने को कोई मतलब नहीं है क्योंकि वोल्टेज हमें दिया है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा,
सबसे पहली बात है कि ये जो R है एक्चुअल में यहाँ पे R इक्विवेलेंट होगा। तो R इक्विवेलेंट की बात करें तो सीरीज़ में R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये होता है R1 प्लस R2 यानी कि 15 प्लस 15 और ये आ जाएगा 30 ओम के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो P इज इक्वल्स टू यानी कि PS सीरीज में बात करें इज इक्वल्स टू V स्क्वायर और V कितना दिया गया 6 वोल्ट, तो 6 का स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू कितनी है 30, तो ये है 30 इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 अपॉन 30, ये है नीचे 6 5 जा 30, तो ये आ गया 6/5। अगर इसे डिवाइड किया जाए तो ये आएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो इतने वाट आया है। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है वाट। तो जो सीरीज में इनको कंबाइन किया गया है तो ये पावर कितना कंज्यूम करते हैं 1.2 वाट के बराबर। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं कि इसको हम पैरेलली कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, जब हम पैरेलल में इसको कंबाइन कर रहे हैं तो देखिए क्या मिल रहा है। तो पैरेलल में जब कंबाइन करेंगे अपन तो ये कुछ इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ये कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है, इनको हम जोड़ते हैं 6 वोल्ट की बैटरी से। ये हमारा 15 ओम है, ये भी 15 ओम है। बात समझ में आ रही है? ये दिया गया है। अब इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे क्योंकि हमसे ये पावर टोटल पूछ रहा है कि टोटल ये पावर कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम PS मान लेंगे। ठीक है, हम ऐसा मान ले रहे हैं। तो फॉर्मूला यही है, तो R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और सीरीज में जो R इक्विवेलेंट होता है वो ऐसे निकालते हैं इज इक्वल्स टू 1/R1 यानी 1/15 प्लस 1/15, ये आ जाएगा 1/15 1/15, ये आ जाएगा 2/15। ठीक है, तो जब इसे अपन पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो 15/2 ओम के बराबर आएगी। इतनी बात ठीक है? अगर इतनी बात ठीक है तो पावर फिर देख लेते हैं। तो PS इज इक्वल्स टू PP पैरेलल पूछ रहा है, तो PP इज इक्वल्स टू V स्क्वायर, V कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट 15/2, तो 15/2। तो देखो ये 6 स्क्वायर लिखा है तो इसको 6 स्क्वायर बाई 1 कर सकते हैं, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 6 स्क्वायर इंटू 2/15 ये आ गया। अब देखिए यहाँ से 6 इंटू 6 इंटू 2/15 हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 2 2 जा 4 6 जा 24, तो ये आ जाएगा 24/5। ठीक है, अगर बात करें इसमें तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, ये इतना वॉट आ गया आपका। ठीक है, अब आगे देखिए, हमसे पावर का रेशियो पूछा था। ठीक है, मतलब PS/PP, तो हम इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसे हम मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, तो देखो फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि PS/PP इज इक्वल्स टू, अगर PS की बात करें तो 1/2 है, 1/2 अपॉन में PP की बात करें तो 4.8 है, तो 4.8 पॉइंट से पॉइंट गया और ये 12 चौक को 48 आ गया, यानी कि ये आ गया 1/4। तो हम ये बोलेंगे कि जो PS/PP है वो है 1/4 के बराबर। तो रेशियो ये आ गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।